ये संजय कम्युनिटी हॉल के इस हॉल के अंदर विशाल बुद्ध जयंती का आयोजन करने वाले और इसमें सहयोग करने वाले अशोक महान सेवा संघ के पदाधिकारीगण और सम्राट सेना के पदाधिकारीगण, साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई के समान और हम लोगों को सदैव राजनीति में आगे करने के लिए प्रेरणा देने वाले पूर्व में आईएएस रहे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा भाई तपेंद्र प्रसाद साक्य जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ज्ञानेंद्र मौर्य जी, हमारे इस मंच पे उपस्थित समाजवादी पार्टी बरेली के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई शिवचरण कश्यप जी, पूर्व में हमारे साथ विधायक रहे पानी विजयपाल सिंह जी, इंजीनियर अनीस साहब, कई बार विधानसभा के डॉक्टर जीराज सिंह यादव जी, कार बंधुओं, इस हाल में सभी को सबसे पहले मैं नमो बुद्धाय करता हूं। सभी को नमो बुद्धाय करते हुए मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सब ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत देके, अपना आशीर्वाद देके जो विश्वास लखनऊ में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझ पर किया था, उस विश्वास को आपने मजबूत यहां से किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, भगवान बुद्ध की जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। सदैव भगवान बुद्ध के अनुयायी पूर्णिमा के पहले से और पूर्णिमा के काफी दिनों तक भगवान बुद्ध की जयंती पूरी दुनिया में मनाते रहे। आज से लगभग 2500 साल पहले महाराजा शुद्धोधन के घर में सिद्धार्थ नाम का जो बालक पैदा हुआ, उन्होंने दुनिया को जो दिशा दी, शायद आज भी जो उसके पीछे चल पड़ा वो तरक्की के रास्ते पे निकल गया। साथियों, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, मुझे लग रहा बहुत से दुनिया के देशों ने उसको अपना लिया। हम भारत के लोग उस विचारधारा की तरफ अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं। भगवान बुद्ध के बारे में, उनके विचार के बारे में मुझे लग रहा है कि कितनी अच्छी बात बड़े भाई तपेंद्र साक्य जी ने कह दी है, उससे अच्छी बात हम तो नहीं कर पाएंगे। हमें अल्प ज्ञान है, आप लोगों से सुनता रहता हूं, लेकिन सिद्धार्थ जो उनका बचपन का नाम था, सिद्धार्थ का अर्थ है कि जो अभिलाषा पूरी न हो उसको पूरा करने के लिए सिद्धार्थ की तरफ निकल लो। साथियों, अगर सिद्धार्थ चाहते तो राजकुमार से राजा बनकर राज करते, लेकिन उन्होंने चुना प्रचंड वैराग्य को। उन्होंने चुना जब वैराग्य को, तो उनके अंदर अनूठा विवेक जागा, और ऐसा विवेक जागा कि 2500 साल पहले का इतिहास जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे बुद्ध का प्रकाश और बढ़ता चला जा रहा है। तो साथियों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज भगवान बुद्ध की जयंती पे
इस बरेली जनपद में एक ये ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग मना रहे हैं और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपके बीच में हमें भी आने का अवसर मिला, रहने का अवसर मिला। साथियों, भगवान बुद्ध ने 2-3 बहुत सरल बातें कही। वो ऐसी सरल बातें जिनको कोई भी अगर समझे तो उसको लगेगा कि इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने कहा, प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है और कर्म ही पूजा है, और मानवता से बड़ा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो लोगों को जगाया कि मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान का नारा देने वाले तथागत भगवान बुद्ध ने लोगों को हमेशा प्रेम, करुणा, अहिंसा, मानवता और समानता का मार्ग दिखाया। आज से 2500 साल पहले जो बातें कही गई आज भी विज्ञान की हर कसौटी पे एकदम खरी हैं। उनको कोई न बदल सकता है, न बदल पाया है। साथियों, इसीलिए आज इस हाल के अंदर हम सब से एक बार कहेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हम बुद्ध की शरण में जाएंगे, हम संघ की शरण में जाएंगे, हम धम्म की शरण में जाएंगे, तभी हमारा भला होने वाला है, हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। साथियों, पूरे विश्व में तो भगवान बुद्ध के मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जिस धरती पे पैदा हुए, जहां उनको ज्ञान मिला, वहां पे भगवान बुद्ध के विचारों को कुछ लोगों ने दबाने की कोशिश की। भगवान बुद्ध के विचारों को दबाने के साथ साथ उनके अनुयायियों को प्रताड़ित करने का भी काम किया। लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहने वाला है। इसलिए साथियों, भगवान बुद्ध ने दो बातें और बहुत सरल कही। भगवान बुद्ध ने कहा, अपना दीपक आप बनो, अपदीपो भव। और भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर कोई दुखी है तो उस दुख का कारण जान लो। अगर आप कारण जान लोगे तो निवारण भी ढूंढ लोगे। ये इतनी सरल बात जिसकी समझ में आ गई वो खुश हो गया, वो आगे बढ़ गया, वो चिंता से मुक्त हो गया। साथियों, भगवान बुद्ध 2500 साल पहले के बाद हमारे देश के अंदर तमाम आक्रांता आए, तमाम ऐसे लोग आए जिन्होंने अलग अलग धर्मों के नाम पे यहां शासन किया, और हमको हमारे पूर्वजों ने तमाम लड़ाइयां लड़ी और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिला 1947। आजाद हिंदुस्तान में भगवान बुद्ध की विरासत को अगर पुनर्स्थापित करने का काम किसी ने किया तो संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर के अंदर 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। आज दुनिया कहां पहुंच गई 56 से और 2025 में? हर हाथ में मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, लेकिन क्या आजाद हिंदुस्तान में आज एक भी ऐसा नेता है जो अगर एक आवाज लगा दे और 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख लोग इकट्ठा हो जाए? मैं कहता हूं कतई नहीं है।
तो जब भगवान बुद्ध की जयंती हम मनाते हैं तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिए बगैर ये जयंती मनाना अधूरी रह जाएगा। इसलिए आज के अवसर पे हम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, भगवान बुद्ध ने एक बहुत बड़ी तपस्या, साधना, विपश्यना की खोज की थी। विपश्यना करने का अवसर हमको भी मिला। मैंने भी 10 दिन की विपश्यना की और तब वहां मुझे पता चला कि डॉक्टर बाबा साहब तो 1956 में 6 दिसंबर को परिनिर्वाण हो गया उनका। लेकिन उसके बाद जो विपश्यना केंद्र हमारे देश के अंदर बने हैं, उत्तर प्रदेश में बने हैं, और भगवान बुद्ध के उस विपश्यना कला को आजाद भारत में लाने वाले सत्यनारायण गोयनका जी, जो 2012 में हमारे बीच से चले गए। सत्यनारायण गोयनका जी को भी पढ़िएगा। हमने उनको पढ़ा भी है, सुना भी है और उनको अनुभव भी किया। सत्यनारायण गोयनका जी ने तमाम विपश्यना केंद्र बनाए। भगवान बुद्ध की उस साधना को यहां पे स्थापित किया और मैं तो इस हाल में बैठे सभी महान भावों से निवेदन भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि अगर अवसर मिले तो एक बार विपश्यना जरूर करिए, एक बार जरूर करिए विपश्यना। अपने आप में हम क्या हैं अगर अपने आप को जान। आज के इस भागम भाग भरी जिंदगी में, इस भौतिक युग में, इस अर्थ युग में समय किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर अपने लिए समय नहीं निकाल पाए तो मुझे लग रहा बाद में केवल पछताने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, ये हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। साथियों, आज हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में हैं और लोकतांत्रिक देश में हमारे संविधान ने हम सबको जो ताकत दी है, हमको जो वोट की ताकत दी है, वो वोट की ताकत ही यहाँ की सरकारें बनाते हैं, एमपी एमएलए बनाते हैं, प्रधान बनाते हैं। और आज जो समाज अपने वोट की ताकत को जान गया, जिसने अपनी वोट की ताकत को पहचान लिया, वो समाज लोकतंत्र में अग्रणी भूमिका में होता है, आगे वाली पंक्ति में होता है। हमारा समाज जो गौरवशाली इतिहास है हमारे समाज का, सदियों पहले से, अभी आपने फूले पिक्चर देखी होगी, ज्योतिबा फूले जो हमारे समाज में पैदा हुए थे, सावित्री बाई जी हमारे समाज में पैदा हुई थी। उन्होंने इस देश के अंदर महिलाओं को शिक्षा के लिए स्कूल खोले। जरा सोचिए, अगर ज्योतिबा फूले ना होते, सावित्री बाई फूले ना होती, बहन फातिमा ना होती, तो आज जो अपने आप को अगड़ा कहते हैं, उच्च जाति का कहते हैं, क्या उनकी बहन बेटियां शिक्षित हो पाती? वो नहीं पढ़ पाती। और मुझे लग रहा है फिर इंदिरा गांधी भी न पढ़ पाती, उस देश की प्रधानमंत्री भी न बन पाती। ये श्रेय जाता है हमारे समाज के उन गौरवशाली लोगों को जिन्होंने संघर्ष करके, जिन्होंने कई बार अपमानित होके समाज को दिशा देने का काम किया। तो इतना गौरवशाली इतिहास है आपका, उस गौरवशाली इतिहास को और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि जो अशोक महान सेवा दल है, सम्राट सेना है और समाज के जो बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, उनको एकजुट होके समाज को दिशा देने का काम करना चाहिए। अभी तपेंद्र साहब जी कह रहे थे कि जयंती मना ली, भीड़ इकट्ठा कर ली, लेकिन उसके बाद अगर समाज को दिशा नहीं मिली तो फिर ये औपचारिकता हो जाएगी। इसलिए ये दिशा कैसे मिले, इस पर निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। साथियों, आज चूंकि देश और प्रदेश में जो सरकारें चल रही हैं,
बड़े लोक लुभावन बातें करने वाले लोग, उनकी नजर हमारे संविधान पे आ गई, हमारे संविधान पे नजर आ गई और उनके लोगों ने कह दिया कि संविधान बदलना है। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन आप बधाई के पात्र हैं, आपने संविधान को बचा लिया है। लेकिन अभी ये खतरा टला नहीं है। अभी ये मत सोच लेना कि खतरा टल गया है। लगातार जागते रहना है, लगातार काम करते रहना है, क्योंकि संविधान के साथ साथ जो हमारी यहां की व्यवस्था है, भगवान बुद्ध के बनाए धर्म में कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं है। लेकिन साथियों, हमारे समाज में आज भी जातियों में बटा हुआ समाज है, वर्णों में बटा हुआ समाज है और हम सब लोग पिछड़ी जात से आते हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 142, 143 जब संविधान में बनाया तो उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि अगर सरकार चाहे तो पिछड़ी जात के लोगों को भी आरक्षण दे सकती है। उस आरक्षण पे भी खतरा मंडरा रहा है, ये आपको मैं बताना चाहूंगा इस वस्तु के माध्यम से। इस समय आरक्षण पे भी खतरा मंडरा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही हैं। इसलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। और साथियों, अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई थी 1931 के अंदर। उसके बाद ये लड़ाई बहुत से नेता लड़ते रहे, बहुत से लोगों ने मांग की जाति जनगणना होनी चाहिए और अब ये सरकार दबाव में ही सही जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हो गई है। जाति जनगणना कराने के फायदे हैं। जाति जनगणना अगर होगी तो हमारे समाज के अंदर जो दबे कुचले पीछे रह गए हैं लोग, अगर ईमानदारी से उनको आगे लाने का काम सरकारें करेंगी तो जाति जनगणना बहुत ही फायदेमंद होगी समाज के लिए। इसलिए साथियों, आप सबको मैं आज के इस कार्यक्रम की बधाई देते हुए और विशेष करके इस आयोजक लोगों को बधाई देते हुए और आज हमारे मंच के ऊपर जो हमारे भाई पीडीए के लोग बैठे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी, उन सबको मैं बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे आयोजन, ऐसे कार्यक्रम समय समय पे होते रहें, जिससे एक दूसरे से हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और एक दूसरे की समस्याओं को भी हम लोग समझते रहेंगे। तो साथियों, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, हमने आपके बीच में जो थोड़ी सी बात रखी उसके पीछे जो उद्देश्य है कि भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग, समाजवाद को मानने वाले लोग, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करने वाले लोग सदैव ये चाहते थे कि हमारे समाज में एक ऐसी समानता की व्यवस्था हो कि समता मूलक समाज बने। और समता मूलक समाज बनाने के लिए ही आज आप सब लोग भगवान बुद्ध की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, भगवान बुद्ध की जयंती में आए हैं। तो पुनः आप सबको बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने बहुत ही सुंदर सम्मानजनक कार्यक्रम होगा। अरे फोटो खिंचवाना है।